subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 जो है उसका टॉपिक पावर और उसके साथ एनर्जी। दो टॉपिक्स हैं, शॉर्ट से टॉपिक्स हैं, इन पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पावर क्या है, जिसको पावर पढ़ते हैं। तो पावर जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो उससे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने वर्क क्या है उस पर बात की, फिर वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, फिर उसके बाद वर्क बाय वेरिएबल फोर्स, राइट। उसके बाद फिर हमने कंजर्वेटिव फील्ड वगैरह, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आपको वर्क का कंसेप्ट हो चुका। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है कि वर्क अगर टाइम के लिहाज से हम डिस्कस करें कि वर्क हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है, उसको एक नई टर्म में, एक नई डेफिनेशन में जो है हम लोग जो है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है, किसी बॉडी का काम करने की जो शरह है, वर्क करने की जो शरह है, जो रेट है, दैट इज नोन एज पावर। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। डिफाइन करेंगे वेरी सिंपल वर्ड में, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, इज नोन एज पावर। हम इसको पावर कहते हैं। तो अगर हम पावर को लिखना चाहें तो पी से हम इसको जाहिर करेंगे, और वर्क डन जो है उसको हम डब्ल्यू से जाहिर करें तो कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं, और टाइम टेकन जो है उसको हम टी से जाहिर कर लेते हैं। तो पार जो है किसके इक्वल आई? फिर मैथमेटिकली पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी लिखा जाएगा, यानी पार इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अगर हम इसी को लेके जाते हैं एवरेज जो है पार में, तो वो भी डिफाइन किया जा सकता है कि टोटल जो वर्क होगा, इन टोटल जो वर्क डन हो रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं। इनमें जो रेशो बनती है स्टूडेंट्स, हम इसको पार के मीनिंग में लेंगे। कौन सी पार होगी ये? एवरेज पार। तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन विल गिव यू एवरेज पार। हम इसको पी एवरेज के मीनिंग में लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसकी नोटेशन ये होगी, या इसको ऐसे भी मेंशन कर लेते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, राइट। तो एवरेज पार भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ रेशो ऑफ द टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेक, दैट विल गिव यू एवरेज पार। अब इसकी अगर नेचर की बात करें तो जो नेचर है इसकी, आपको पता है वर्क है ओवर टाइम है। वर्क तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, फिर टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको क्या देगी? आपको क्वांटिटी जो है, वो नेचर जो इसकी है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा हम इसकी एक और डेफिनेशन भी करेंगे। वो डॉट प्रोडक्ट होगा वेलोसिटी का और फोर्स का, यानी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी आपको पावर देता है। तो वो भी तो डॉट प्रोडक्ट लिखा हो या स्केलर प्रोडक्ट हो, वो स्केलर आंसर ही देता है ना। तो दैट्स वाई पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताते हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो वर्क जो है वो जूल में मेजर होता है, और ऐसे ही सिस्टम इंटरनेशनल में, और टाइम जो है वो सेकंड में। तो जूल पर सेकंड जो है, तो जूल पर सेकंड को क्या देगा? आपको वाट देगा, राइट। और वाट को आप कैपिटल डब्ल्यू से जाहिर कर सकते हैं, इसकी जो सिंबल है। और यहाँ पे जब वाट कंप्लीट लिखना है तो इसको स्मॉल में लिखना। वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, जिसको हम जे लिखेंगे जूल के लिए, और सेकंड को हम इनवर्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं।
जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। तो ये इसका यूनिट है। अगर हम इसको डिफाइन करें वाट को, तो पावर विल बी 1 watt when if 1 joule is work is done by the body in 1 second. If work is done, जो वर्क हो रहा है वो 1 जूल हो 1 सेकंड में, 1 जूल वर्क आपने करना है 1 सेकंड में, उस वक्त जो पार होगी बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, जो ये 1 जूल वर्क 1 सेकंड में परफॉर्म करे, उसकी जो पार होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 वाट। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क divided by 1 second. That will give you joule per second. That is equal to 1 watt. इसके अलावा इसके और यूनिट्स भी है, यस, किलोवाट भी है, बड़ा यूनिट के तौर पे ले लें इसका, बिग यूनिट, लार्ज यूनिट के तौर पे किलोवाट। तो किलोवाट जो है, अब किलो में जारी बात 1000 होता है ना, 10⁻3। तो 10⁻3 जो है वो किलो को ज़ाहिर करता है, राइट। 1000 बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो 1000 वाट। ऐसे ही हम यूनिट्स जो हैं वो हार्स पावर में लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको। जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल में तो हमने डिफाइन कर लिया कि ये वाट के इक्वल है, लेकिन जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होता है इसके अंदर पावर का जो यूनिट होता है वो असल में हार्स पावर होता है, हार्स पावर के इक्वल। और हार्स पावर को सिंबॉलिकली हम 1 HP से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल HP से। H फॉर हार्स और P फॉर पावर। That must be equal to 746 वाट। एमसीक्यूज में आ सकता है। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट के इक्वल होता है। और ये अगर हम बात करें इसको फर्दर फुट पाउंड में, तो ये 550 फुट के इक्वल होता है। 550 फुट पाउंड के इक्वल होता है। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल किसके होता है, और फुट पाउंड में पूछा जा सकता है। तो आपको एमसीक्यूज के तौर पे इसको याद रखना है कि 746 वाट 1 हॉर्स पावर के इक्वल होता है, और जो है 746 वाट अगर 1 हॉर्स पावर के इक्वल है, तो अगर फुट पाउंड में कैसे बोलेंगे इसको, तो ये 550 फुट पाउंड के इक्वल होता है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। और हम इसको जब डिफाइन करते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हॉर्स पावर को? 1 हॉर्स पावर when work is being done at rate of 550 foot pound in 1 second। कि अगर 550 जो है फुट पाउंड जो है वर्क परफॉर्म हो इस शरह से 550 फुट पाउंड की जो है रेट से 1 सेकंड में, देन जो वर्क होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर is equal to 550 foot pound in 1 second, right? होपफुली आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया होगा। हम इसको लिखते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू किसकी? डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी की, वेयर आर सच दैट डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो इतना शॉर्ट हो दैट अप्रोचेस टू जीरो या टेंस टू जीरो, tends to 0. Delta t is so small, that is so small that tends to
approaches to or tends to 0, that will give you instantaneous power. तो किसी भी बॉडी की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो पावर इंस्टेंटेनियस, INS से जाहिर किया है इसको, इंस्टेंटेनियस को, दैट विल इक्वल टू लिमिट, लिमिटिंग पावर है, लिमिटिंग वैल्यू है, तो लिमिटिंग वैल्यू है तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और क्वांटिटी क्या है? डेल्टा W ओवर डेल्टा टी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, राइट? दिस विल गिव यू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा W ओवर डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? कि किसी बॉडी की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर पावर जो है, जो इंस्टेंटेनियस पावर है और जो एवरेज पावर है, ये इक्वल हो सकती है? यस, हो सकती है। किस कंडीशन पे, कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर आपस में इक्वल हो सकती हैं? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वर्क जो हो रहा हो वो कांस्टेंट रेट से हो या यूनिफॉर्म रेट से हो, यानी वर्क इज डन एट ए कांस्टेंट, या फिर क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म, राइट? रेट से अगर वर्क परफॉर्म हो रहा है देन पावर ऑफ बोथ, कैटेगरी कौन सी? एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर, both are, we can say, have same scalar product or dot product of force and velocity। जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, इनका वेलोसिटी और फोर्स का असल में क्या है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट तो देते हैं आपको स्केलर क्वांटिटी है, तो दैट्स व्हाई इसकी भी नेचर क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, ये पावर जो है, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का एंड वेलोसिटी का, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो इसी को हम डिफाइन कर चुके पावर को। तो एक तो पावर की डेफिनेशन वो होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर, और दूसरी ये भी होगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स, दैट विल गिव यू आल्सो पावर। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो पावर हैज टाइम फैक्टर, दैट्स व्हाई इसको आप वेलोसिटी से रिलेट करेंगे, और इसके लिए कांस्टेंट फोर्स F ले लें, एक्सर्ट हो रही है बॉडी पे, और जिसके अंडर जो है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, और किस टाइम में? डेल्टा T में। तो इंस्टेंटेनियस पावर को अभी जो हमने लिखा था क्या लिखेंगे? लिमिटिंग फॉर्म में, दैट इज डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा W डेल्टा T, राइट? अब इसी को हम डिफाइन कर लेते हैं। हमें पता है वर्क जो है डेल्टा W बराबर किसके होता है? F डॉट डेल्टा D के इक्वल होता है। अगर इसके इक्वल है तो आप वर्क की जगह पे यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। पावर लिखा जाएगा, इसमें P लिखा जाएगा, इसके साथ इंस्टेंटेनियस है, राइट? इस इक्वल आना चाहिए, फिर लिमिट आनी चाहिए, राइट? और देन लिमिट के साथ फिर वही क्वांटिटी जिसको हमने पढ़ा था, डेल्टा W ओवर डेल्टा T, राइट? तो डेल्टा W ओवर डेल्टा T जो है वो लिख सकते हैं। अब यहां पे डेल्टा T आएगा, दैट इज अप्रोचेस टू 0, और डेल्टा W ओवर डेल्टा T लिखा जाएगा। अब अगर डेल्टा W की वैल्यू पुट करूं तो लिमिट तो फिर वैसे लिखा जाएगा ना, अगेन, और डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, यस, अप्रोचेस टू 0, और देन यहां पे आ जाएगा F फोर्स डॉट डेल्टा D ओवर डेल्टा T, अगेन वो तो नीचे वाला पैरामीटर वैसे ही रहेगा, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट है, देन फोर्स है। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है लिमिट जब अप्लाई होनी है तो
फोर्स तो बाहर आ जाएगा, यानी फोर्स तो वैसे लिखा जाएगा, और लिमिट जो अप्लाई होगी डॉट भी वैसे लिखा जाएगा। अब लिमिट जो है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, ये आपको क्या दे रही है वैल्यू? ये जो अभी मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुआ पैरामीटर है, ये डॉट बाहर रहेगा, राइट। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये क्या है? ये सिंपल वर्ड में ये तो वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एफ डॉट वी, दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, सिंपल पी लिखा होता है, ठीक है। तो पी किसके बराबर आ गया? एफ डॉट वी के इक्वल आ जाएगा। लास्ट पे इस टॉपिक के कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दिया गया है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, दैट इज another शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क होता है जब वर्क पावर जो है 1 किलो वाट हो, वो मेंटेन कैसे हो? 1 आवर के लिए हो, देन इट इज कॉल्ड 1 किलो वाट आवर। बेसिकली क्या है ये? डिफाइन कैसे होगा ये? 1 किलो वाट आवर कहलाएगी वर्क डन कब होगा? जब पावर जो है 1 किलो वाट हो, जो मेंटेन हो किसके लिए, कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए। कोई एजेंसी है, कोई बॉडी है, वो वर्क पावर जो डिलीवर करती है वो 1 आवर में करे, उस वक्त जो वर्क होगा दैट विल इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। तो दैट इज बेसिकली किलो वाट आवर इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसका ये कमर्शियल यूनिट है। और 1 किलो वाट को आप 1 किलो के लिए के कैपिटल आ जाएगा, और वाट के लिए डब्ल्यू आ जाएगा, स्मॉल एच आ जाएगा आर के लिए। अब हमें पता है किलो किसके बराबर है? 1000 के महीने में, तो 10 पावर 3 या 1000 लिख लें। वाट वैसे ही लिख लिया। आर जो है 1 आवर है तो उसको ऐसे मेंशन कर लें। अब आपको पता है वाट किसके बराबर होता है? वाट बराबर होता है जाउल, जिसको हमने जूल पढ़ा या पढ़ते हैं, जूल पर सेकंड आ जाएगा। और आर में कितना होता है? आर में 60 मिनट होते हैं, और फिर साथ ही 60 सेकंड भी होते हैं, यानी 3600 आएगा ना, 60 सेकंड्स आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पे 1000 हम पहले मेंशन कर लेते हैं किलो के लिए, कुछ ऐसा बनेगा ये। अब देखिए जो ये सेकंड है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 60 60 मिलके 3600 है ये, 1000 ही 100, ये नहीं आएगा जीरो, 3600 आ जाएगा, राइट। और ये इससे कैंसिल हो चुका है तो जे आ गया, जूल आ गया, तो दैट मीन टू से सिंपल वर्ड में 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 जूल। अब आप इसके 30 इसके साथ एडजस्ट कर लें तो ये आ जाएगा 36, और साथ में ये जो जीरो है ये अब अटैच कर दें, जूल आ गया। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 3.6, 3.6 कितने डेसिमल प्लेसेस पे आए हैं हम लोग? 3 और 2 5, और ये 6, तो 10⁻6 हम लोग मूव किया हमने डेसिमल पॉइंट को, राइट। और आपको पता है 6, सॉरी 5 नहीं 6 आएगा यहाँ पे, तो 6 हमने मूव किया तो 6 यहाँ पे मेंशन कर ले। तो ये मेगा होता है ना, तो इस 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। तो 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है। एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है?
पहले हमने बात की द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर। अब हम बात करेंगे कि द कैपेसिटी, द कैपेबिलिटी, द एबिलिटी, जो बॉडी की काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी जो है वर्क करने की जो सलाहियत है, जो उसकी खूबी है, प्रॉपर्टी है, कितनी वो अहलियत रखता है, कितनी वो सलाहियत रखता है, कितनी वो कैपेसिटी रखता है। तो कैपेबिलिटी वर्ड आ जाए, एबिलिटी आ जाए, कैपेबिलिटी आ जाए किसी बॉडी का टू डू वर्क, वर्क करने को, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, इसकी बेसिकली हम लोग जो दो फॉर्म है उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है उस पर बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की तभी होगी जब वो बॉडी मूव करेगा। तो मतलब मूव करते हुए बॉडी का मोशन में हो, उसकी एनर्जी को जो वो पोजेस करेगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो उससे पहले कुछ पॉइंट लिखे हुए, इट हैज द सेम यूनिट ऑफ वर्क, चूंकि वर्क ही है ये, वर्क करने की सलाहियत को हम एनर्जी कह रहे हैं, तो दैट्स वाई वही यूनिट होगा, जूल होगा इसका, राइट। और इसको कैपिटल जे से जाहिर करेंगे, इसकी सिंबल जो है जूल पढ़ा जाएगा इसको, राइट। फिर ऐसे ही डायमेंशन भी वर्क वाली होंगी सेम ही, एनर्जी की वही डायमेंशन होती है जो कि असल में वर्क की हो। आपको आपने ये भी पढ़ा हुआ है, वर्क की डायमेंशन लिखी हो, एनर्जी की डायमेंशन लिखी हो, या टार्क की डायमेंशन लिखी हो, वो सब सेम ही होती है, राइट। प्रीवियसली हम इसको इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें डेफिनेशन पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है किसी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड हाफ एम वी स्क्वायर। अगर बॉडी जो है, जो जो बॉडी मूव कर रही है, उसका मैस अगर स्मॉल एम हो और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही हो वो वी हो, तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल गिवन बाय फॉर्मूला व्हिच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, ये रोटेशनल भी हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और एक इंटरेस्टिंग इन्फो भी दी हुई है कि ऑल द फूड यू ईट इन वन डे हैज अबाउट द सेम एनर्जी दैट इज गिवन बाय 1/3, 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाय द वे। एमसीक्यू के तौर पे हम इसको दे सकते हैं, राइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू से पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करते हैं बॉडी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं कि ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड कह लें, या चेंज इन शेप भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखा कि बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब आप फोर्स फील्ड के लिहाज से बता दें, राइट, या आप चेंज इन शेप के लिहाज से बता दें, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पी डॉट इज इक्वल टू एम जी एच के इक्वल, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। दैट इज अ फॉर्मूला यूज फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या? अर्थ के सरफेस के करीब जो है, अगर हाइट जो है वो एच ली जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी? एम जी एच की इक्वल आ जाएगी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी एच के इक्वल होगी। एम जी एच जो है, एच यहाँ पे क्या है? वो असल में हाइट है। एच यहाँ पे हाइट है सरफेस से, अर्थ से। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट।
देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी possessed by body due to its elasticity, that is compressed or stretched state. स्प्रिंग है, उसको कंप्रेस कर लें या उनको स्ट्रेच कर लें, ऐसी सिचुएशन में जो एनर्जी पोजेस्ड होगी दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग में आएगा, तो हाफ दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है इसके लिए। नेक्स्ट हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे तफसील से इसके अबाउट जो है, राइट। जो स्ट्रेचिंग है या कंप्रेशन, उसको हम एक्स से इजहार करें, स्प्रिंग कांस्टेंट को है उसको हम के से इजहार करें, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये बनता है। अनदर शॉर्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी जो बॉडी है, इसने जो वर्क किया है, किसी बॉडी पे जो वर्क किया गया है वो इक्वल होती है, किस चीज के इक्वल होगा? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल वर्ड में अगर वर्क डन को डेल्टा डब्ल्यू से जाहिर करें, इतना वर्क किया गया, मान लीजिए ये डेल्टा डब्ल्यू है, तो ये इक्वल आना चाहिए किसके? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ई के इक्वल आना चाहिए। इसको याद रखने का तरीका देखें, वेरी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है इसको, आप देख सकते हैं। तो डेल्टा के ई की फॉर्म में लिखा जाएगा जिस तरह से, राइट। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। Whenever work is done on a body, it increases the energy. Very simple word. कि जब वर्क होगा किसी बॉडी पे तो एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पे है तो वो मूव करेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को वी आई ले लें, राइट। जब फोर्स चेंज होगी तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। तो वो एक जो इक्वेशन मोशन की है, जिसको थर्ड इक्वेशन मोशन बोलते हैं, तो न्यूटन की तीसरी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, राइट। तो वी एफ स्केयर बराबर किसके? वी आई स्केयर, वी एफ स्केयर मनफी वी आई स्केयर। तो इक्वेशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर मनफी वी आई स्केयर। इसको इक्वेशन में वन कर लें। हमने वर्क तो मालूम करना है, वर्क क्या होता है? वो होता है डब्ल्यू के इक्वल, दैट इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू भी कह सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू एफ डी आएगा ना, तो फोर्स आएगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा डी का नाम ले लें, फर्ज करें, या डी या डेल्टा डी कह लें इसको, राइट। तो ये तो आ गया वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी की फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। सही है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो इसको हम एफ डी लिख सकते हैं। चूंकि थीटा तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, राइट। और कॉस 0 1 होता है, तो एफ डी लिखा जाएगा। अब फोर्स को आप न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बराबर किसके होता है? एम ए के बराबर होता है, ये लिख लें। और डी या डेल्टा डी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, इक्वेशन थर्ड से निकाल सकते हैं हम लोग। एस को रिप्लेस करके ना डेल्टा डी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको डी से हमने कहा था, डी लिख लें, ठीक है। इसको बेशक आप ए ही रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ना लिखें, एफ बराबर एम में रहने दें। तो ये क्या बन गई इक्वेशन? ये आ गई 2 डी इज इक्वल वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ऑलराइट। अब डी चाहिए आपको, तो बाकी पैरामीटर को तो ले जाए, वो डिवाइड हो जाएगा, 1/2a आ जाएगा ना, इस तरह से। बाकी जो पैरामीटर ऊपर लिखे वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। इसको जाके इक्वेशन में पुट कर दें, तो इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो बना था हमारे पास, जो कि था डब्ल्यू
जिसको डेल्टा डब्ल्यू का नाम दिया था मैंने, दैट इज इक्वल टू एम ए लिखा था हमने, ठीक है, और साथ में डी या डेल्टा डी लिखा था। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो एम ए तो लिखा जाएगा वैसे ही पहले की तरह, ठीक है, और डी क्या पे आ जाएगा 1/2a, राइट, और ब्रैकेट में क्या वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, और राइट, अब ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी आप वैल्यूज को अंदर ले जाएं तो आ जाएगा हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर, राइट। आपको पता है ये इस पॉइंट पे पहुंच गया ना हम लोग, इस पॉइंट पे जिसको डाटा डब्ल्यू लिखा हुआ पहले से मैंने, तो ये फाइनल है काइनेटिक एनर्जी ये वाली, है ना, यानी के ई एफ है फाइनल है, और ये वाली इनिशियल है, जिसको मैं कह सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली क्या प्रूफ हुआ कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको मैंने डेल्टा डब्ल्यू लिखा था वर्क डन को इज इक्वल टू डेल्टा के ई। प्रूफ हो गया। तो यहां तक आप करेंगे इसको, राइट, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा हो या प्रिंसिपल, आपको पता होना चाहिए, एक ही चीज की एक ही बात हो रही। और इंफॉर्मेशन इसके एक टेबल दिया हुआ है वहां पे, कितनी एनर्जी है आपको मिलती है जूल में, और क्या सोर्स है उसको आप बंद करें, ये जो भी, तो देन आपको कितनी जो एनर्जी है उससे अपटेन होती है, तो जूल में वो दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है, इसको जरूर देखिएगा। होपफुली आज का आपको लेक्चर बेस्ट वे में क्लियर हो गया होगा और सिंपल सा था। तो आखिर में आप सबसे यही, आप लेक्चर पसंद आया है तो आप समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो है वीडियो अपलोड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.